इसमें जुडिशियल पावर जो है, न्यायिक शक्तियाँ जो है, इसमें समाधान शक्तियाँ कहा गया आर्टिकल 72 में यूज किया गया है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो अंग्रेजी है, यूपीएससी अंग्रेजी ही लिखता है, हिंदी नहीं लिखता। फीचर में उसकी हिंदी लिखेगा, ये क्षमा प्रलंबन परिहार दर्शन विराम लिखेगा, लेकिन यूपीएससी में अंग्रेजी ही यूज कर देते, वो भी हिंदी में लिखते हैं, यूपीएससी लिख देता है। देखो, जुडिशरी संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जुडिशरी हुआ, इकोनॉमिक हुआ और साइंस टेक हुआ, ये अमूमन यूपीएससी क्या करता है कि उसकी हिंदी टफ होती है, उसके अंग्रेजी का तो हिंदी में कन्वर्ट लिख देता है, लिख देता है। तो हाँ, थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानना ही चाहिए, और वो हिंदी में लिखेगा। या कहीं कहीं जैसे एक बार 12 पेपर फ्री में सीसेट में एक जो आंसरिंग पैसेज का क्वेश्चन निकालना था, तो उसमें एक इकोनॉमिक पर पैसेज था, उसमें लिखा हुआ था कि उसमें लिखा हुआ था कि सरकार को बाजार व्यवस्था में एक पैसेज था यूपीएससी सीसेट का बारे में, खेल पंच होना चाहिए, खेल पंच होना चाहिए। अब खेल पंच समझ नहीं आ रहा था, अंग्रेजी में लिखा था अंपायर होना चाहिए, अंपायर हिंदी में खेल पंच लिख दिया। अंपायर सब जानते हैं, अब खेल पंच दिमाग में काम कर रहा था। और जब अंग्रेजी पढ़ा गया तो उसको समझ में अंपायर होना चाहिए, तो ऐसे शब्द यूज कर देता है। अब तो उसने जो सारांश ये था उसको लिखने का सीसेट में था, यूपीएससी के बारे वाले में, कि बाजार व्यवस्था फ्री कर देना चाहिए सरकार को। क्रिकेट में क्या होता है, खेलोगे तुम, जीतोगे तुम, इनाम तुम पाओगे, लेकिन नियम हमारे रहेंगे। नियम किससे चलेगा? अंपायर से चलेगा। एक भी उल्लंघन किए तो तुमको बाहर कर देंगे, टीम में खेल से बाहर कर देंगे। खेलो, शतक मारो, पूरे वर्ल्ड कप जीत जाओ, पैसा जीत जाओ, सब कुछ तुम्हारा ही है, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन नियम हमारा है, नियम हमारा है। तो उदाहरण को लेकर के एक मुद्दा था कि भारत सरकार को बिजनेस के मामले में सिर्फ नियम बनाना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बिजनेसमैन कैसे पैसा कमा रहे हैं, कमाने देंगे, बस अपना नियम आप देखिए, गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कोई अनलीगल धंधा तो नहीं कर रहे हैं जिससे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को दिक्कत हो या उसके आपके असुरक्षा को दिक्कत हो, कितना बड़ा देखिए। उसको लेकर के यूपीएससी ने बड़ा टिप्पणी बात बढ़ी, क्योंकि यूपीएससी सोचते भी बहुत दूर तक है। तो खेल पर उन्होंने लिखा था कि आप करिए। जैसे उसी समय एक क्वेश्चन था, मुझे याद है कि शायद किसी साल था, जहाज दरिया के लिए नहीं होता, जहाज दरिया के लिए नहीं होता, लहरों के लिए होता, उसकी व्याख्या करना है, प्रश्न लाइक है। जो जहाज समुद्री जहाज बनते हैं, रुकते कहाँ हैं? पोर्ट पर। भाई पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह रुकते हैं, चलते कहाँ? लहरों पर चलते हैं। जहाजों की अच्छी टेस्टिंग करने का मतलब लहरों पर चलते हैं। उसका एक एनालिसिस किए थे, एक टीचर थे हमारे, उन्होंने कहा बेटा जैसे आप ग्रेजुएट हो रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हो, पीएचडी कर ले रहे हो, सारी डिग्री आप ले रहे हो, आपकी क्वालिटी तभी मानी जाएगी जब परीक्षा निकालोगे। डिग्रियां एक साधन है, जब कंप्यूटर निकालोगे तभी मान लो कि हाँ हम सही पढ़ा था। तो जहाज एक साधन है, लेकिन टेस्टिंग उसकी लहरों पर होगी। जब आप परीक्षा बैठेंगे तभी जाकर डिग्री की सही क्वालिटी कन्फर्म होगी। 90% पाए हैं और 80% पाए हैं, कितने 45% पाए हैं और अच्छे पोस्टों पर चले गए हैं। 45 पाने वाले भी अच्छे पोस्टों पर हैं, और 90 पाने वाले भी दुकान चला रहे, घूम रहे हैं या किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो आपकी जो क्वालिटी है एजुकेशन से वहाँ तय होती है। तो उसमें बहुत बढ़िया एजुकेशन करता है कि जहाज दर्जा के लिए नहीं होता,
फिर थोड़ा बहुत फिलासफी का क्वेश्चन आता है। फिलासफी या मोरल यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ी सब्जेक्ट होता है, इसे एथिक्स में ऐड किया गया है। तो ये 5 पॉइंट है जो राष्ट्रपति क्या करता है, समाधान करता है। सुप्रीम कोर्ट से कोई केस ऊपर जाता है तो एक को बोलते हैं पार्डन, पार्डन बोलते हैं, पार्डन क्षमा। इसका मतलब होता है पूर्णतः क्षमा। किसी को पूर्णतः छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी होगा, अपने ने कहा पार्डन दे छोड़ दो, पूर्णतः खत्म कर दो। ये अमूमन इसका प्रयोग कब किया जाता है, खास करके 24 जनवरी को। 24 जनवरी को देश के महामहिम राष्ट्रपति 26 जनवरी के पहले कुछ ऐसे कैदियों को जिनका पूरा कैरेक्टर कोर्ट जेल में अच्छा रहा। देखिए जेल का मतलब जेल सुधार होता है, जेल का मतलब सजा नहीं होता है। जेल का मतलब आपके प्रक्रिया को नियमित किया जाए, उसको सुधारा जाए। जेल जाएंगे तभी तो कंट्रोल में है। तो अगर आप जेल चले गए किसी कारणवश, बहुत जगह अपराध नहीं किए, बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ भी किए हैं, 10 साल 15 साल 20 साल जेल मैनुअल ने आपको देखा कि आप सामान्य तरीके से रहते हैं, काम धाम सही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, 20 साल 25 साल हो गया। जेल मैनुअल क्या करता है, एक आपका डाटा बना करके राष्ट्रपति को दे देता है कि सर इनको आजीवन कारावास हुआ था, लेकिन उनका जो कैरेक्टर 25 में देख रहा हूँ बहुत बेटर है, इनको मौका दिया जाए, इनको बाहर छोड़ दिया जाए। अब ऐसा दिखता नहीं है। मानता हूँ बहुत बड़े माफिया रहे होंगे, जैसे नाहर सिंह करके थे, संभल के डकैत सब रहे होंगे, बहुत बड़े डकैत थे, बाद में छोड़ दिया गया। पूरन देवी को छोड़ दिया गया, पूरन देवी को छोड़ दिया गया। तो पार्डन के मतलब से क्या होता है, किसी को छोड़ दिया जाता है। ये अमूमन यूज किया जाता है विदेशों की, जो विदेशी नियम में बंद हो जाते हैं, विदेशी जो नियम बंद हो जाते हैं, तो भारत सरकार ये दिखाने के लिए कि 26 जनवरी हमारे गणतंत्र है, जो पब्लिक डे है, इस मामले में राष्ट्रपति दर्जा दिन दिखाएंगे, विदेशियों को छोड़ देंगे। उन विदेशियों को जो किसी भी ऐसी घटना में नहीं इन्वॉल्व हो जो देश की खतरा उत्पन्न करे। अब देश में आप बम विस्फोट कराने आए थे, पार्लियामेंट में आने आए थे, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो सीमा क्रॉस करके भी कर दिया, बॉर्डर क्रॉस करके कर दिया, पोस्टल गार्ड ने पकड़ लिया, गलती से आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। या मान लीजिए आप इंडिया में किसी वीजा के तहत आए हैं, आपका वीजा खत्म हो गया, आपने सूचित नहीं किया, भाई वीजा पासपोर्ट का पान है, इतना साल रहना है, आपका खत्म हो गया, पता नहीं था, आप 2-3 साल फ्री रहना है, बिना वीजा के पकड़े गए, आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा, अवैध प्रवासी को बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति तो मर्सी लग जाता है, राष्ट्रपति ऐसे लोगों को 24 जनवरी को शाम को घोषणा करते हैं कि इनको छोड़ दें, और 26 जनवरी को पहली सुबह को जेल से को रिहा कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। ये ऑर्डर मतलब खून तक कोई भी सब जगह अपराध रख दिए, लेकिन जेल मैनुअल प्रूफ करे कि हाँ इन्होंने 20 साल 25 साल 25 साल जो भी जेल में काटा, किसी प्रकार का ऐसा कोई दोबारा व्यवहार नहीं है। ठीक है, जीवन में से गलतियां हुई थी, फिर दोबारा जो ऐसा कोई काम नहीं, इसलिए पार्डन यूज करता है, राष्ट्रपति यूज करता है, छोड़ देता है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी बोल दिया, अब फांसी बोल दिया तो भाई अवस्था उम्र जाता है, 50 साल 70 साल उम्र है, तो क्या फांसी दिया जाए, चलो रहने लोग 90 सालों के हो गए, छोड़ दिया जाए। बात सोशल तो उनका प्रश्न जो भी होगा ठीक है, ये कानून हाथ दोनों में लिया है, कानून हाथ दोनों में लिया है। नहीं, अगर आप जुडिशरी सिस्टम में जाएंगे, चलो तो ये सही हो, अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा है, आपने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा है, तो सजा तो आपको मिलेगी। बाद में आपको कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में आप प्रूव करेंगे कि सर हमने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं था, हम इस व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था चले गए, हमारा कोई काम नहीं करके पैसे बन गए। हाँ, उसके बाद कैरेक्टर बहुत बेटर रहा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिए गए। उसके बाद कैरेक्टर काफी बेटर रहा, फिर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कुछ काम नहीं किया। जैसे बहुत से नक्सली हैं, बहुत से आतंकवादी हैं, और बहुत से नास्तिस्ट में बहुत से आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, वो चाहते समर्पण कर देना, भाई लड़के खा चुके हैं, जाने गवर्नमेंट से जीत नहीं पाएंगे, शुरुआत में हमें उठा लिया, शुरुआत में उठा के बाद में सबका थोड़े जीत पाएंगे। अब आप मुश्किल से 500 लोग हैं, मिलिट्री के पास लाखों लोग खड़े हैं, कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को मारेंगे। तो बाद में उनको लगा कि बहुत गलत हो गया, तो एक मर्सी अपील लिखेंगे राज्यपाल के पास कि सर हम जेल में जाना चाहते हैं, इसका कोई काम नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति के थ्रू मर्सी अपील दे दी जाती है, ठीक है, कुछ दिन जेल में रहा, उसके बाद आपको एक परिवार के लिए पहुँचा दिया जाएगा।
उसको कोई हरकत अगर आप करें तो फिर जेल चला जाएगा। तो ये क्षमा इसलिए यूज किया जाता है, क्षमा यूज किया जाता है। अमूमन 24 जनवरी को होता है, 24 जनवरी को किया जाता है साहब। ये रिप्रीव क्या होता है? प्रतिलंबन, रिप्रीव होता है। इसका मतलब ये होता है किसी को फांसी हो गई। इस मामले में अभी जो निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली में हुआ था 2012 में, उसमें दिल्ली में वो फांसी हुई थी तो उसके जो केस लड़ रहे थे पता नहीं कौन सिंह थे, रिप्रीव लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में। रात को 3 बजे लगाए, सुबह 5 बजे फांसी होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट अस्वीकृत करके कहा कि सुबह 5 बजे फांसी दे दी जाएगी। 3 बजे उन्होंने रिप्रीव लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में और अस्पताल का भेज दिया। तो रिप्रीव का मतलब होता है मतलब कुछ समय के लिए आपकी सजा को रोक दिया जाए, कुछ समय के लिए आपकी सजा को रोक दिया जाए। मतलब फांसी होने वाला है, मानो कैसा सबूत किसी के पास आ जाए कि सर ये इसमें इन्वॉल्व नहीं था, इसमें इन्वॉल्व नहीं था। एक जब रिक्शा वाला मूवी आई थी ना टेम्पर, उसमें था ना उसको फांसी हो रही थी, मारा पड़ा था टेम्पर, मुझे नहीं मालूम शायद पिक्चर था उसमें। तो उसका हम सकल था तो बाद में आता है कहता नहीं सर ये नहीं था ये था। उसमें मूवी में दिखाया गया था, उसमें जो रिक्शा वाले में दिखाया गया था, वो रिक्शा वाला ही था जो पता नहीं कोई मूवी थी। मैंने उसकी क्लिप देखी थी, पूरा पिक्चर मैंने देखा था। मैंने भोजपुरी पिक्चर बहुत देखी नहीं है। तो उसमें ये होता है प्रतिलंबन होता है। प्रतिलंबन मतलब ये होता है कि फांसी घोषित हो गई है, लगने वाला है। देखिए मान लो वकील को किसी को कोई चीज मिल जाए तो ये होता है कि कुछ को मौका दे दिया जाए, होता है अपनी बेगुनाह हो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति कहता ठीक है कुछ समय ले रोक दिया जाए, टाइम चेंज कर दिया जाए, कुछ फांसी तो होगी लेकिन कुछ समय ले रोक दिया जाए, फिर प्रूफ करने के लिए मौका दिया जाए। तो ये होता है प्रतिलंबन, रिप्रीव होता है। उसमें रिक्शा वाले चीज दिखाई गई है, हिंदुस्तानी रहा होगा, मुझे याद नहीं है लेकिन उसमें था वो पत्थर से मारता है, वो आता है और लग जाता है। तो फिर शायद लोग कहते हैं कि जैसे उसमें संपत्ति को उनके संपत्ति को लेकर था ना कि शादी का कर लेंगे, पति मर जाएगा तो पूरा पैसा मिल जाएगा, तो सोचती है इसको पैसा शादी कर ले, उसे शादी कर लेती है, सोचती है कि सब समय को उसमें वसीयत ये मर जाएगा, फिर प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से वो दूसरा निकल जाता है, हिंदुस्तान में जो भी रहा हो। तो ये प्रतिलंबन नहीं दिया जाता, मतलब ये रिप्रीव होता है। एक्चुअली क्या जो चीजें देखिए किसी भी चीज में जागृति ग्रामीण हुआ, कभी कोई फिल्मों को उसको टच करते हैं, कैसे उसको टच करते हैं, कोई चीजें होती हैं हर कोर्ट के मामले में टच करते हैं। रिविजन होता है परिहार, रिविजन होता है परिहार होता है। परिहार का मतलब होता है कि अगर किसी को 5 साल की सजा दी गई, 5 साल प्लस सदन कारावास, 5 साल जेल में भी रहेंगे और लगातार काम करते रहेंगे, 8 घंटे की ड्यूटी भी रहेगी, काम करने के उसकी सैलरी मिलती है। सैलरी 2 तरीके से नहीं होता है। अगर कोर्ट ने कहा कि 10-5 साल की सजा प्लस सदन कारावास, तब सैलरी नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा सजा मिलेगी अगर आप काम करना चाहते हो तो सजा दिया जाएगा, क्योंकि सदन कारावास आपको सजा दी गई है, सदन करने की सजा दी गई तो सजा कैसे आपको मिलेगी, सजा कैसे मिलेगी? 2 चीजें उसमें होती हैं। सजा तभी मिलेगी जब आपको सदन कारावास नहीं लगाया गया। तो किसी को 5 साल सदन कारावास दिया गया है, तो मान लीजिए आदमी बुजुर्ग है, वो काम नहीं कर सकता, मान लीजिए आदमी बुजुर्ग है, 50 साल 60 साल का अस्पताल चला गया है, या कोई ऐसा आदमी है जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर उस तरह से है नहीं, मान लीजिए एक दमा बीमारी है या किसी से बॉडी डिस्टर्ब है, लेकिन हत्या उसने जो हिंसा होती है दिमाग से होती है, शरीर से होती नहीं है, कि दिमाग से खुद पाता है लेकिन मान नहीं रहा है, सभी करने उल्लट से काम करता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ठीक है, इसको क्या करते हैं राष्ट्रपति पर लगा देते हैं, परिहार लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, उस सजा को 2.5 साल से लेके लिख देंगे 2.5 साल के लिए सजा हो जाएगी और आपका सर्व करेगा। मतलब आपकी सजा को कम सजा कम किया जा रहा है, उस समय क्या किया जा रहा है, आपको आपके श्रम को भी कम कर दिया जा रहा है, या सिर्फ सजा दी जा रही है, श्रम हटा दिया जा रहा है, श्रम हटा दिया गया, ठीक है सजा हो जाएगा, श्रम हटा दिया गया, श्रम नहीं करेंगे और सजा मिलेगी, तो परिहार को श्रम काम नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी
मेडिकल रिपोर्ट में मेडिकल चेकअप में है कि सर ये इस तरह से है नहीं और ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है इनका काम हटा दिया जाए, तो सजा थोड़ा बहुत कम कर दिया जाए। तो ये होता है परिहार, रिविजन इसी को बोलते हैं। सजा को कम किया जाए उसके प्रकृति के साथ, प्रकृति मतलब जो श्रम लगाएगा उसको के साथ कर दिया जाए। लवकरण में क्या होता है, कम्यूट उसको बोलते हैं, कम्यूट को बोलते हैं कि सजा को पूर्णतः कम कर देना, सजा को दो में से सजा हटा देना। लेकिन इन दोनों का सब एक ही सिस्टम में काम करता है, पर ध्यान लवकरण में मामूली अंतर होता है। इसमें कह रहा है, परिहार में कह रहा है कि 5 साल की सजा हुई, श्रम कारावास हुआ, 5 साल आप रहेंगे, काम भी करेंगे, और श्रम करने की जो तकनीक है वो जेल मैनुअल तय करेगा। आप नहीं करोगे हम इसमें लगा, अब हमें लगा दो भाई। बहुत से लोग होते हैं, कैदी होते हैं, बहुत बलशाली होते हैं, दिमाग से कागज होते हैं, कहते ऐसे ऐसे उसको लगाओ, पत्थर तोड़े, लगा दिमाग पत्थर तोड़े हाथ से, तो 6 महीना तोड़ेगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा, सो जाएगा साथ में। तो कुछ कैदी ऐसे होते हैं जेलियन झगड़ा करते हैं, तो जेलियन झगड़ा करते हैं, फांसी नहीं जाते हैं, वहीं मारपीट कर लेते हैं। तो कहते हैं ऐसा है, इसको कमरे में बंद करो, जब बाहर निकालो बेड़ियों में मार के पत्थर बोलवाओ, पत्थर बोलवाओ। तो उनके लिए क्या, कुछ लोग होते हैं इस तरह से, तो उसके लिए क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है परिहार तो मतलब सब कुछ काम करा, सही काम में कोई दिक्कत है, सही काम कर रहा है, बाद में क्या ठीक है, इनकी सजा को भी कम कर दिया जाए, इनके श्रम को भी डाउन कर दिया जाए, श्रम को भी डाउन कर दिया जाए, श्रम कुछ हल्का श्रम लगा दिया जाए, काम सही करता है कोई दिक्कत नहीं होता, अपने हिसाब से नहीं करता है। ऐसे देखते हैं कभी कभी, तो अब तो खैर नहीं होता, पहले क्या था, तो कहने लगे कि पहले लोग जेलियन मार देते थे, कैदी जेलियन मार देते थे, कैदी को जेलियन मार देते थे। किससे मार दिए, जो सो रहे कार्ड पिछा वो उसी जगह दबा दिया, तो मिलती थी किराए सोने के लिए, किनारा फाड़े उसी जगह दबा दे रहे हैं, दीवार में से लड़ा दे रहे हैं, मजबूत चोर है डकैत है, मजबूत व्यक्ति है, लड़ा दे रहे हैं। ऐसे बातों के लिए सब कारावास दिया गया, किसी इतना काम कराओ, इतना काम कराओ, किसी शरीर ही बोल जाए, फिर भी बोल जाए, तब ये कहा गया ठीक है तुम 2.5 साल रहो, और उसके बाद क्या नाम है, और सजा भी मतलब काम भी कम करो, काम की प्रकृति बदल दिया जाए। लवकरण में क्या होता है कि सजा कम होता है, काम हटा दिया जाता है, काम से मुक्ति कर दिया गया, ठीक है सिर्फ आपको सजा मिलेगी। लवकरण छोटा हो गया, ये सजा भी कम कर दी गई और काम भी हटा दिया गया, ये होता है कम्यूट। रिस्पाइट के अंदर विराम क्या होता है, खासकर महिलाओं के मामले में यूज किया जाता है अभी तक, या किसी पागल के लिए यूज होता है, जिसे कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दे दिया, आदि मानसून में विशिष्ट है, दिमाग डिस्टर्ब हो गया, किसी हमें फांसी सुनने का तो दिमाग डिस्टर्ब हो गया, और दिमाग सुधर काम नहीं कर रहा है, ये फांसी होना चाहिए, कोर्ट ने बोला है, तो ये कहते हैं ठीक है इनको फांसी नहीं होगा, बिना बैंड लगा दिया जाए, इनको जेल में पड़े रहेंगे, फांसी को नहीं होगा। या कोई महिला है उनको फांसी की सजा हो गई, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, भाई सजा महिला को मिली है, बच्चे को तो मिली नहीं है, अगर वो फांसी लगा दिया गया तो महिला बच्चा भी मर जाएगा। तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति क्या करते हैं, विराम लगा देते हैं, इनको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर देते हैं, आजीवन कारावास में कन्वर्ट करेंगे। या कोई महिला है, इस समय जो नहीं पता है कि आज़ादी के बाद किसी महिला को फांसी नहीं दिया गया, किसी महिला को फांसी नहीं, बहुत जगह अपराध करने वाली महिलाएं हैं, ये फांसी नहीं दिया गया। मुजफ्फरनगर में 2 साल पहले का केस था कि अपने परिवार के 7 लोगों की मार डाली थी, एक लड़की अपने परिवार के 7 लोगों की मार डाली थी, क्योंकि वो शादी उससे करना चाहती थी, उसके परिवार विरोध करते थे, उसने नींद की दवा खिला कर अपने परिवार को मार डाली। जिससे वो शादी करना चाहती वो घर वाले पसंद करते थे, और जिससे घर वाले शादी करना चाहते नहीं पसंद करती थी, जिसने नाश्ता निकाला कि नींद की दवा खिलाई, सब सो गए, खाना बना के रात को 7 लोग कर डाली। बहुत पहले का मामला था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको फांसी सजा बोल दिया था, तो कैबिनेट पर विचार किया गया कि वो देश में आज़ादी के बाद किसी महिला को फांसी नहीं हुई है, किसी महिला को फांसी नहीं हुई है, कि ये परंपरा को जारी कर दिया जाए, राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए, विधान लिपाइट लगा दिया जाए, आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए, आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया। जैसे महाराष्ट्र में 2 बहनें थी, 1980-82 की बात है, तो बताते हैं, फिर वैलिडिटी रिकॉर्ड में है, वो छोटे बच्चों 5 साल से कम बच्चों को किडनैप करती थी, एक मेडिकल संस्था से जुड़ी हुई थी, किडनी निकालने के लिए।
5 साल से कम उम्र के बच्चों को किडनैप करती थी, फुटपाथ से जहाँ से भी उठा लेती थी। उस समय मीडिया कैमरा नहीं होता था। फिर एक मेडिकल संस्था थी, उनकी किडनी निकालती थी। बाद में पकड़ी गई, पता नहीं लगा 150-200 बच्चों को उन्होंने किडनी निकाला था। 150-200 बच्चे किडनी निकाला था। तो जघन्य अपराधों में आता था। उसके लिए आंदोलन चला गया, इनको फांसी दिया जाए। उसके लिए आंदोलन चला गया महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में उस समय चला गया। उसमें मीडिया ने छापा था कि ऐसे महिलाओं को तो फांसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसी परंपरा है कि महिला को फांसी नहीं होती तो आजीवन कारावास में बंद है। बस ये फिर इसमें हुआ कि कोर्ट ने कहा कि कोर्ट मैनुअल में इनको ऐसी सजा दिया जाए कि फांसी से बदतर सजा, फांसी से भी बदतर सजा। जैसे 1 महीने का अंधेरे बंद कर दिया जाए, 1 महीने के लिए आपको कमरे में ऐसे कमरे बंद कर जाए, अंधेरा ही हो, एक खो देंगे दिमाग अपना। भाई जो हमारी आँख होती है, हमारी जो आँख होती है, तो समय पर बंद होना भी चाहिए, समय पर खुलना भी चाहिए। अगर बंद ही रखेंगे, अगर खोले रखेंगे तो ये दिमाग का जो मस्तिष्क काम नहीं करता है, धीरे धीरे असंतुलित हो जाता है। आंखों की जो रोशनी होती है दिमाग को संतुलित करती है, दिमाग को संतुलित करती है। तो उनको क्या करते हैं, अमेरिका में ऐसी सजा दिया जाता है। अमेरिका में किसी को मारा नहीं जाता है, यूरोपीय देशों में किसी को मारा नहीं जाता है, यूरोपीय देशों में किसी को फांसी नहीं दिया जाता है। फांसी में बैन है, कई देशों में फांसी बैन है। जब ये पकड़े गए थे वहाँ पर पुर्तगाल में, आजमगढ़ का कौन था वो, दाऊद इब्राहिम साथ रहता था, उसमें हीरोइन भी पकड़ी गई थी। वो क्या नाम था उसका, अबू सलीम नहीं था, अबू सलीम ऐसे कुछ था। उन्हीं के रूप में समझे तो पुर्तगाल सरकार को लिख के दिया। पुर्तगाल सरकार ने जब पकड़ा था तो पुर्तगाल सरकार को लिख के उन्हें दिया कि हम इनको फांसी नहीं देंगे। मुंबई बम ब्लास्ट में उनका हाथ था, पुर्तगाल में पकड़े गए थे। पुर्तगाल गवर्नमेंट ने पकड़ा था उनको। तो बाद में उन्होंने कहा हमारे पास सौंप दीजिए, हमारे यहाँ में भी ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ फांसी होती है। तो पुर्तगाल सरकार को उन्होंने लिख दिया कि इनकी फांसी कभी नहीं होगी। आजमगढ़ जेल में बंद है अबू सलीम साहब नाम है, अबू सलीम बंद है। और हीरोइन की पूजा बत्रा करके कोई थी शायद, उसमें पकड़ी गई 2 साल में। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम लिख के देते हैं, फांसी नहीं होती। तो कई देशों में फांसी नहीं होती है, लेकिन फांसी से बदल सजा देते हैं, वो मारते नहीं हैं। उनका जो कमरा होता है ये वाला, ये चौकोर नहीं होगा, गोल रहता है, गोल कमरा रहता है। उसमें शाहरुख खान की मूवी आई थी आयन खान, एक आई थी ना आयन खान, एक मूवी आई थी शाहरुख खान, उसमें दिखाया जब उसको गोल कमरे में डाल दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, उसी बनी थी। तो मतलब क्या कहते हैं, गोल कमरे में बैठा देंगे। गोल कमरे में अपने बैठ सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। अंधेरे में डाल देंगे या ऐसे जगह डाल देंगे कि 24 घंटा साउंड चल रही है, साउंड ही 24 घंटा चल रहा है, तो ऐसे सजा देते हैं। इंडिया में डाला जाने, इंडिया में ऐसा इंडिया में क्या काम है, मारना, खाने से मारना शुरू कर देते हैं। तो ये 5 चीज़ें होती हैं। 5 चीज़ें यूपीएससी का प्री क्वेश्चन है ये, अंग्रेजी में ही पूछा जाता है, अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। और पीछे के फिलहाल अभी तक इतना आया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान संहिता के अनुच्छेद में है, इसलिए नहीं पूछा पीछे। आर्टिकल 72 में इससे ज़्यादा कभी पीछे में नहीं आया है, इस पीछे से आता नहीं पूछा गया है। इतना पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमता संहिता के अनुच्छेद में है। यूपीएससी में इस पर बाकायदे पूछा जाता है। या मान लो उसमें कोई केस हो, चल नाम मुकदमा राष्ट्रपति पहुँच गया हो, केस में लगा था, ये लगा था, मतलब लगा था, 3 बजे रात को जज को जगाया, सुप्रीम कोर्ट जज को 3 बजे रात को जगाया गया। राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास लेटर आया, 3 बजे रात को लेटर आया, राष्ट्रपति का लेटर, क्योंकि फांसी रुकवाया जाए, तिहाड़ फांसी होने वाला था, 25 नंबर लगा था। तो 4 घंटे के लिए राष्ट्रपति ने समय लगाया था, 4 घंटे के लिए, कि 4 घंटे में अप्रूव कर दिए कि इसमें साल नहीं, फिर वो अप्रूव नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद अपना चलता रहता है। जैसे इसमें ये जो उपकरण है, ये जो क्षमा है, आसाम बापू छोड़ दिया गया, बाहर आ गए जेल से, तो बीमारी पर उम्र भी होगी, 90 साल की हो गई, 90 साल उम्र भी उनकी हो गई, तो 90 साल उम्र हो गई, तो इस पर ज़्यादा ऑर्डर लगा दिया गया उनका, ठीक है छोड़ दिया जाए, 90 साल के हो गए, क्या करेंगे अब 90 साल के आदमी क्या कर सकता है, छोड़ दिया जाए। तो छोड़ देते हैं फिलहाल। तो इसको लिख लीजिएगा, लिखवा दें इसको, चलो लिख लो। राष्ट्रपति की शक्ति, देखो राष्ट्रपति की न्याय शक्तियाँ,
लीजिएगा, हिंदी में नहीं लिखता जाता, इसमें लिखिएगा इसका मतलब व्यक्त नहीं यूज कर सकते, इसको बोल देते हैं क्या यूज करेंगे। इसका मतलब दंड से पूर्णतः मुक्ति, इसका मतलब दंड से पूर्णतः मुक्ति, मतलब फ्री कर दिया गया आपको। दूसरा लिखिएगा रिप्रीव, फटलंबन, रिप्रीव, REPRIEVE, रिप्रीव, फटलंबन। इसे लिखिएगा दंड को कुछ समय के लिए निलंबित कर देना, निलंबित कर देना। यह प्राय मृत्युदंड के लिए होता है, यह प्राय मृत्युदंड के लिए होता है। अब लिखिएगा रिमिशन, REMMISSION, रिमिशन परिहार। परिहार इसमें लिखिएगा दंड की प्रकृति को, दंड की प्रकृति को, प्रकृति को बिना परिवर्तन किए, दंड की प्रकृति को बिना परिवर्तन किए हुए सजा को कम कर देना, किए हुए सजा को कम कर देना। देखिए 19 में ये आया था, तो ये अंग्रेजी में ही लिखा है। मध्य प्रदेशीकरण परमादेश से अधिकार निष्ठा पूछा जाता ना, टू बी हैड द बॉडी दी कमांड टू बी सर्टिफाइड बाय वाइड अथॉरिटी, हिंदी में लिख दिया, अंग्रेजी में, मतलब उसको अंग्रेजी में हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसको हिंदी में लिखता हूँ, तो उसको कन्वर्ट कर देता है। ये आर्टिकल 33 भी हिंदी में लिखता है, अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देता है। वो पूछा गया था 19 में, तो कन्वर्ट कर देते उसी को। तो अगर अंग्रेजी नहीं जानते तो उसका जान रहे हैं, उसका अंग्रेजी नहीं जानते तो कर नहीं पाएंगे। हो गया। अब लिखिएगा कम्यूट, कम्यूट, CUT, कम्यूट, लघुकरण, लघुकरण, लिखिएगा दंड की प्रकृति को, प्रकृति को कम करके सजा को कम कर देना, प्रकृति को कम करके सजा को कम कर देना। सजा को कम कर देना, इसमें सिर्फ होता है, ये स्पाइट में होता है, सिर्फ स्पाइट में होता है। इसमें जो किसी को मिला हुआ है तो आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें दो ही कंडीशन होता है, या तो आप बीमार हैं, ऐसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, पिछड़ों में आप देखे होंगे कि पागलों को फांसी सजा नहीं होती है, लिखा जाता है कि पागलों को फांसी सजा नहीं होती है। गोविंदा की छोटे सरकार में मूवी आई थी, उसमें गोविंदा को जब फांसी की सजा होती है तो पागल को करने लगता है, तो कोर्ट कहता है कि तो फांसी सजा नहीं दे सकते, इसलिए इसको मेंटल हॉस्पिटल में दे रहे जब तक इलाज ना हो जाए। या मूवी थी दैट फायर,
उसमें वो कहता नहीं, उसको संजय दत्त कहता कि डॉक्टर तो इसकी इलाज करने उसको मालूम है, जब उसको एक्सीडेंट में चोट लग जाता है वकील को। हाँ, तो इसलिए सजा नहीं दिया। हाँ, सही होने को होगा। पागल होने के बाद जब ठीक हो जाएंगे तो फिर आपको फांसी सजा होगी। उसमें गोविंदा नंदन पालन रोल करने लगता है सरकार में, एक्टिंग पकड़ करने लगता है बचने के लिए। ये यही है, डिस्पाइट है। अब चूंकि पिक्चर है तो इंटरेस्ट दिखाना, रूल्स थोड़ा समझाएंगे, वो सिनेमा है ना, रूल्स थोड़ा समझाएंगे। अब जो पढ़े लिखे समझते कि रूल्स का यूज किया गया है, और थोड़ा बताएंगे नहीं संविधान में लिखा इसलिए मैंने बनाया है, तो ले लेके वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, अपना लिख देते हैं, पढ़े लिखे लोग लिखते हैं तो लिख देते हैं। लेकिन मैं कानून लोग अध्ययन तो नहीं कर सकते। एक्शन वाले लिखा कि हाँ डिस्पाइट होता है कि किसी को फांसी से बचा जाता है, और उसके लिए यूज किया गया, जब पागल हो जाते हैं बच जाएंगे। फिर हो सकता सबूत को जुटाए बच जाए करके, फिर फिल्म में सबूत को जुटता बच जाता है, वो ऐसा किया जाता है। डिस्पाइट है, इसमें लिखिएगा, विधान में लिखिएगा मृत्युदंड की सजा को, मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में बदल देना, आजीवन कारावास की सजा में। कारावास की सजा में हो गया। अब ये हो गया, आगे चलिएगा। इसमें ये आर्टिकल 72 का सब होता है टोटल। अब आइएगा नेक्स्ट मीडिया में, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी के पास पावर है। अब इसको क्या लिखा है जो किसी पढ़ेंगे, एक ही देश में और है आर्टिकल 143 आईएएस प्लस आईएएस 12 दूसरा पूछा गया। इसके आधार पे ये पूछा गया था क्वेश्चन, मुझे याद है क्वेश्चन अभी पूछा गया था, होगा नहीं होगा। इसके तहत ये मैं बता दे रहा, इसके तहत ये है कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे, किसी नहीं जनहित के मुद्दे पर, किसी जनहित के मुद्दे पर एक लाइन चेंज कर दिया था, उसमें किस मुद्दे पर राय ले सकता है। 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किस मुद्दे पर राय ले सकता है। स्वप्रेरणा पर ले सकता है, जनहित के मुद्दे पर ले सकता है, या लोकहित के मुद्दे ले सकता है। राष्ट्रपति ऐसे मुद्दे पर राय ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से जो लोकहित में जुड़ा हो, लोकहित में पब्लिक डोमेन से मामला हो, मतलब ऐसा मुद्दा हो कि देश में विरोधाभास चल रहा है, उस पर कोर्ट का राय जानना चाहता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लेटर लिखेगा सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमको, और राष्ट्रपति को राय देने के लिए कम से कम 5 जनों की कमेटी होगी, तब वो राय देगा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लिख के देगा, ठीक है, फोन से बता देगा सर ऐसे तो होना चाहिए, वकील नहीं, आपका एडवाइजर नहीं है, फोन कर देंगे तो एडवाइजर हमको फोन से बता देंगे सर ऐसे, उस समय ऐसा नहीं होगा। न्यूनतम 5 जनों की कमेटी बैठेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, 4 सीनियर जज बैठेंगे, उस बात पर विचार करेंगे कि राष्ट्रपति को जवाब क्या देना है। 143 के तहत बामरी एक्शन कमेटी को लेकर के जब राष्ट्रपति कैनाडामन ने सुप्रीम कोर्ट को 143 के तहत लेटर लिख के दिया कि हमें इस मुद्दे पर क्या बताइए कि क्या राय लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी 13 जनों की कमेटी बैठ गई, 5 से 13 हो गई, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि राष्ट्रपति को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। पहला फैसला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को बोल दिया हम जवाब नहीं देंगे, मतलब 143 का सीधा उल्लंघन कर दिया, क्या नहीं देंगे जवाब। परामर्श संबंधी अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति परामर्श लेगा, राष्ट्रपति एडवाइस लेगा सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं देंगे। अब पार्लियामेंट आज तक कानून नहीं बना पाए, पार्लियामेंट आज तक कानून नहीं बना पाए इसी को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट कैसे मना कर देगा राष्ट्रपति को। मैं कुछ तो जवाब दीजिए, अपने लेकर जवाब नहीं देंगे। और 13 जनों की कमेटी में 13-0 से प्रस्ताव पास होगा, किसी जज ने नहीं कहा कि राष्ट्रपति को जवाब देना चाहिए, 13 जनों ने बोल दिया ठीक है नहीं देंगे हम। राष्ट्रपति के साथ बेवकूफ बन गए, बताओ हमें भी जवाब नहीं दे रहा, हमें जवाब नहीं दे रहा। अब
बल्कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इंडिया के फेडरल सिस्टम में जो मैनुअल ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर बराबर पावर रहती है। जितना पावर तुम्हारे कार्यपालिका के पास है उतना पावर विधायिका के पास है, उतना पावर न्यायपालिका के पास है। हम जवाब कहें दें, हम जवाब कहें दें। लेकिन मामला ये था कि बाबरी एक्शन कमेटी का जो मामला था, उसमें केस चल रहा था, उस पर जवाब देना भी सुप्रीम कोर्ट के लिए दिक्कत था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था, जब वो बात गिराई गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था, कुछ को घेर दिया था, ये कहा था कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता इस मामले पर कोई भी कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। हमारे फैसले का इंतजार करेंगे, हमारे फैसले का इंतजार करेंगे, कोई भी कोर्ट पर सुनवाई नहीं करेगा, और कोई भी नहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं करेगा। बड़ा मामला था, अब उस पर अपनी जवाब मांग रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो हाँ कहता तभी तो बात था, ना कहता तभी तो बात था। सुप्रीम कोर्ट कहता हमारी गिराई नहीं गलत था, एक बार नाराज हो गया, और सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं हमारे मंत्री बनना चाहिए, एक और नाराज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे चुप्पी से हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि राष्ट्रपति ऐसे कई सवाल पूछेंगे हमसे, हम कई सवाल से पूछेंगे, इससे से जवाब में नहीं देंगे, जवाब में नहीं देंगे। क्योंकि उसमें आगे उसने बोल दिया था कि कोई भी न्यायपालिका की सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी किसी कोर्ट में, न अपील नहीं हो सकती, अब मेरे फैसले का भी दिया जाएगा। क्योंकि उस समय जब मामला उठा तो बड़े पैमाने पर देश की हिंसा, मतलब सामुदायिक हिंसा हुआ, तो उस समय के एक लॉ कमेटी के जो एडवाइजर थे उन्होंने मर गए, एम.के. नारायण थे, उस समय मुझे सचिव थे। उन्होंने मनमोहन सिंह थे, नरसिम्हा राव थे, वाजपेयी जी थे उसमें। तो उन्होंने कहा सर देखिए ठीक नहीं है, देश में इस तरह दंगे फसाद हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं है, क्या किया जाए। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के सीक्रेसी स्पीच में शामिल थे, सब गोपनीय था। उन्होंने कहा आप अपने हमारे पास कर दीजिए, हम फैसला ही नहीं देंगे, इसमें हमें सुनवाई नहीं करेंगे। धीमे धीमे वो पीढ़ी जब बढ़ जाएगी, माने जो पीढ़ी बढ़ जाएगी, जो पीढ़ी उस समय आक्रोशित थी मारपीट करने के लिए, बुजुर्ग हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, नई पीढ़ी भूल जाएगी चीजों को, और नई पीढ़ी चीजों को भूल जाएगी, तब कोई फैसला अगर आएगा तो उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। वर्तमान में फैसला अगर आता है तो बड़े पैमाने पर इंडिया में नहीं हो जाएगा, गिर हो जाएगा। अब राष्ट्रपति हमसे इसी बात पर बेमतलब सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हम इसको जवाब नहीं दे सकते। भाई पीढ़ी बन जाएगी, लोग सलमान खानदानों में झगड़ा चल रहा है, अब तीसरी पीढ़ी आ गई तो लोग भूल गए यार तुम्हारा जमीन कहाँ था, तुम्हारा दीवार कहाँ था, हमारा दीवार कहाँ था, भूल गए। कभी गोली चली थी, फिर सामान के साथ रह रहे हैं, फिर बंटवारा सही से हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, प्रणब मुखर्जी के थे, नरसिम्हा राव थे, उन्होंने तय किया, फिर हैरान से किया, ऐसा है देश में पूरा हिंसा हो जा रहा है, चुपचाप शांति बनाए रखो, लोग मर जाएंगे, 30 साल लोग मर जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे या लोग भूल जाएंगे अयोध्या के मुद्दे को, फिर कोई फैसला आएगा तो लोग गंभीरता से नहीं लेंगे। अब हुआ भी वही, उसका जब फैसला आया बहुत बड़ा आंदोलन नहीं, कुछ नहीं हुआ। उस समय वो फैसला आया तो बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल जाता है। तो कुछ चीजें होती हैं जो कानून से हटके फैसले लेने पड़ते हैं। अब रूल्स के तहत नहीं चल सकते, रूल्स के तहत नहीं चल सकते, कुछ रूल्स के जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता कि हमारे पहले रूल्स के कार्य नहीं होते, हमारे पहले तो तत्काल उसके अकॉर्डिंग होते हैं, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होते हैं। वो 10 में क्वेश्चन पूछा गया था, 12 पूछा गया था, मुझे क्वेश्चन याद है क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन को गलत किया तो मुझे याद है। जब मैं दिल्ली में था तो उन्होंने कहा नहीं क्या लगा दिए। अच्छा उसने पूछा क्यों किया था, उसी समय मायावती की गवर्नमेंट थी, इसी मुद्दे को लेकर के एक सीबीआई कोर्ट की वजह थी लखनऊ में, जिसमें एल.के. आडवाणी और जफर इस्लाम दो लोग थे, वादी थे, उसमें फैसला आने वाला था, फैसला आने वाला था, इसीलिए 10 क्वेश्चन आए थे, वो मैंने गलत किया था।
मामले का मामला करो इसी मुद्दे को लेकर के। अब फिर 10 में मायावती गवर्नमेंट समय सीबीआई कोर्ट का मामला चल रहा था, उसमें पूछा गया था भारत के उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के मामले में सलाह देता है। पहला, स्वप्रेरणा पर जहां व्यापक लोकहित के मामले जुड़े लोग व्यापक लोकहित के किसी विषय में। दूसरा है यदि वो कोई राय मांगता है। तीसरा, यदि वह विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें मैंने क्या तीनों को सही कर दिया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये था, उसमें जो उत्तर था इसका कौन माना है। इसमें उत्तर ये था यदि वो कोई सलाह मांगता है, इसमें ये था। अब देखो 27 को क्या लिखा है, मतलब 17 ये 94 कैसे को घुमा पूछा इसी क्वेश्चन को। उच्चतम न्यायालय परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। उच्चतम न्यायालय ने कहा बाध्य नहीं है, काम नहीं जवाब नहीं देगा, तुम्हारे बात नहीं जवाब नहीं देने वाला, पॉइंट गलत है। परामर्श अधिकारिता के शक्ति के अधीन प्राप्त किसी भी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, तो सही है। पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। पूर्ण पीठ मतलब क्या, चीफ जस्टिस बैठते हैं उसमें। अगर पूर्ण पीठ यूज करते हैं तो चीफ जस्टिस बैठते हैं। परामर्श अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, ये भी सही है। कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुद्दे पर राय दिया, राष्ट्रपति ने मांगा, वो लागू नहीं होता, वो लागू नहीं होता, फिर वो लागू करेंगे तो बस कह दिए तुम सुन लियो, कह दिए बात खत्म। उच्चतम न्यायालय को अपनी परामर्श अधिकारिता के शक्ति के अधीन एक बार केवल एक ही निर्देश दिया जा सकता है। इसका कोई तर्क नहीं है कि एक बार में एक बार निर्देश दिया जा सकता है। मान लो 3-4 लेटर लिख के एक बार भेज दे, वो एक ही बार बैठा निश्चित मतलब लेटर भेज दे, एक बार राष्ट्रपति 3 से 4 बार लिख के दे दे कि 3-4 मुद्दे में पॉइंट चाहिए, तो 3-4 बार भी दे सकता है। कोई जरूरी एक ही बार एक ही मुद्दे पर बोल देगा। इस तरह से इसी पॉइंट को इतनी बार घुमाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और ये तभी बनाए जाते हैं, देखिए उस समय देखिए जब कोई मामला विवाद तभी पॉइंट उठा लेते हैं। तो 94 में अयोध्या का मतलब बाबरी मस्जिद है, उसको उठाए, फिर 10 में उठाए, जब भी कोई मामला कैसे उठा लेते हैं, क्योंकि उसमें मांगा गया था उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बात नहीं है, हम जवाब नहीं देने वाले। तो ये परामर्श संबंधी अधिकार है। ये होता स्वप्रेरणा, लोकहित, ये मुद्दे पर इसको लिख लीजिए, क्योंकि जुडिशरी में बहुत लंबा है इसको पढ़ने के लिए। और इतना ये न्याय करता है, ये 143 के तहत वो करता है, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के तहत नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति न्यायिक मीडिया में ही है। अब अगर फाइनेंस देखिएगा, फाइनेंस पावर मतलब वित्तीय अधिकार 143, अरे लिखा नहीं का इसके तहत जारी करता है, वो भी तरीके का। तो अगला है फाइनेंशियल पावर। वित्तीय अधिकार, इसमें लिख लीजिएगा अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति देश के आय और व्यय का विवरण, देश के आय और व्यय का विवरण और व्यय का विवरण सदन पर रखवाता है। जो 5 साल चुनाव होने के बाद बजट आते हुए विवरण
सदन को रखवाता है, उसके लिए ऑन टेबल करना, ऑन टेबल उसको लिखते हैं डायरेक्ट में ऑन टेबल करना। अक्सर जब पार्लियामेंट देखिए उसमें लिखते हैं ऑन टेबल कर दीजिए। ऑन टेबल मतलब क्या है? तो पार्लियामेंट सदन रखवाइए। ऑन टेबल तो राष्ट्रपति जो चेयरपर्सन कुर्सी होती है, चेयरमैन की चेयरपर्सन की कुर्सी होती है, सामने टेबल होता है, उसमें रखवाया जाता है। तो फिर वो किसी मंत्री को सौंप देता है, उसको बोलते हैं टेबल करना, सदन रखवाने को। दूसरा से लिखिएगा, देखिएगा धन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल, धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान की मांगे, अनुदान की मांगे, ग्रांट, अनुदान की मांगे तथा मांगे तथा संचित और आकस्मिक निधि, संचित और आकस्मिक निधि और आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, निधि, राष्ट्र निधि राष्ट्रपति के अनुमति पे निकलती है, राष्ट्रपति के अनुमति पर ही निकलती है। जो कि वो खजांची मेन वही है, जिसका खजांची कौन है? राष्ट्रपति है। सारा खजाना उसी के पास है, उसके बिना डॉक्यूमेंट के नहीं निकलेगा, वही निकालता है। ठीक, अगर देखिएगा वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट क्वेश्चन मिलेगा आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के तहत उसको स्वीकार करना, स्वीकार करना और सदन पर रखवाना, रखवाना, ऑन टेबल करना, रखवाना, करना राष्ट्रपति के अधिकार में आता है। राष्ट्रपति के अधिकार में अब इमरजेंसी पावर, 3 पावर है, जानते ही है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और एक प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, यह है आर्टिकल कितना है? 350 52, सॉरी 52। दूसरा है प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन, यह है आर्टिकल 356। एक है
वित्तीय आपातकाल, यह है आर्टिकल 307। चलो अट्ठारह नाम से लगते हैं, ये तो बकायदा पूरा पार्ट है इसका पढ़ने के लिए। ये एक लाख में खत्म होगा, कई रूल्स है इसके हैं, तो भाग इसका अलग भाग ही है। बदलावा जो कौन सा है, इमरजेंसी पावर अलग रूल ही इसका है, प्रेसिडेंट रूल का भी अलग रूल ही इसका है, लेकिन ये सब राष्ट्रपति के नाम से ही लगते हैं जिसके पावर में आते हैं। लिख लीजिएगा हो गया। एक इसकी मैं कल भूल गया था, सैन्य शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, डिफेंसिव पावर, मैं कल भूल गया था। सैन्य शक्तियों में इतना है कि राष्ट्रपति तीनों सेना का कमांडर होता है। अब जान लीजिए, हर चीज दिखना नहीं जरूरी है। तीनों सेना का चीफ कौन होता है? कमांडर हमारा राष्ट्रपति होता है। सब सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों चीफ, तीनों का चीफ वही होता है, राष्ट्रपति होता है। और एक चीज है कि देश की जितनी भी लड़ाइयाँ और शांति, युद्ध और शांति राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। लड़ाई भी होगी तो राष्ट्रपति के नाम से होगा, और शांति समझौता भी राष्ट्रपति के नाम से भी होगा। और दोनों उसी के नाम से किए जाते हैं। मिलिट्री पावर उसके पास है। और ये याद रखिएगा कि जो भी लड़ाई भी होती है, जो शांति भी होता है, राष्ट्रपति के थ्रू ही होता है। शांति समझौता राष्ट्रपति करेगा और लड़ाई भी राष्ट्रपति करेगा। और तीनों सेना का कमांडर होता है। संविधान में नहीं लिखा है कि सेना का कमांडर तो बनाया गया है, विधिक रूप से बनाया गया है, लिखा नहीं संविधान में है। तो मिलिट्री पावर उसी के नाम से होता है। तब सर्विस कमांडर वही बोला जाता है, सर्विस कमांडर। मुख्य सेनापति, जैसे पहले जो मोनार्ची सिस्टम था, राजशाही सिस्टम था, जो राजा होता था उसके पास मुख्य न्यायाधीश भी वही होता था, मुख्य कार्यपालिका भी वही होता था, और मुख्य सेनापति भी वही होता था। बाद में कई राजाओं को डिवाइडेशन किया, उसमें खास करके इंडिया में तो विधान नहीं था। जब तुर्क आए और मुगल आए तो उन्होंने इसको डिवाइड कर लिया कि सेनापति अलग था, मेजबख्शी अलग था, दीवान अलग था, राजस्व देखता था दीवान अलग था, वकील अलग था, वो डिवाइड किया। लेकिन खासकर साउथ के राज्यों को छोड़ दिया जाए, हिंदू राज्यों को, नॉर्थ के हिंदू राज्यों में क्या था, पूरी पावर वही रहते थे, पूरी पावर वही रहते थे। नॉर्थ के मतलब उत्तर भारतीय राजा जो थे हमेशा अपना पावर से रहते थे, उनके नाटी सही होते थे अपने। फिर तुर्कों में, हम मुगलों में तो उस समय मुख्य काजी हुआ करते थे, काजी को नियुक्त किया जाता था, तो उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसमें हमारे इसमें क्या सेना का प्रमुख उसी को बनाया गया है, उसी को बनाया गया है। अब अगला है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक से पहले पढ़िएगा डिसऑर्डिनरी, मतलब वेरिएशन। डिसऑर्डिनरी नहीं होता, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव, बदली सकती है। हाँ, डिसऑर्डिनरी पावर। ये प्रस्तुत है। इसमें क्या है, तो पहला पॉइंट लिखेगा, इसमें क्या है कि संविधान में तो दिया गया है, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रपति के अपने विवेक से, मैंने प्रिंसिपल में कहा था ना, स्वयं ये अपने अध्यक्ष सरकारियों के माध्यम से, स्वयं ये अध्यक्ष सरकारियों के माध्यम से सरकार चलाता है। तो स्वयं में यही यूज करता है, यही प्रोटेक्शन का यूज करता है। व्यक्ति सचिव क्या करता है, वो सब होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, या मान लीजिए चुनाव हो गया, अब चुनाव में किसी सरकार को बहुमत नहीं, किसी पार्टी को बहुमत नहीं हुई। 14 के पहले इंडिया में 89 से लेकर के 1989 से लेकर के 2004 तक 14 में मोदी आ गए ना। यस सर। 4 के बाद कितना हुआ, 4 5 9 तक, मतलब 89 से लेकर 2009 तक, लगभग 20 सालों तक इंडिया में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कभी कोई कंडीशन ऐसे ना कि किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। 89 से लेकर
अब उस समय संगत शर्मा राष्ट्रपति थे। अब पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस को बुलाया जाए कि क्या बुलाया जाए, लेकिन कांग्रेस का जो सहयोगी थे वो उनके साथ ऐड थे, वो मैंडेट को पहुंचा देते, वाजपेयी से सहयोगी नहीं थे। तो संगत शर्मा ने अपने विवेक का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि पहले मैं बड़ी पार्टी को बुलाऊंगा, अगर सरकार नहीं बना पाए तो मैं सेकंड पार्टी को बुलाऊंगा। सीताराम केसरी उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि ये गलत है, पहले हमको बुलाया जाए क्योंकि मैं सरकार बना दूंगा। तो संगत शर्मा ने कहा नहीं, मैं पहले बीजेपी को बुलाऊंगा। एक परंपरा उन्होंने डाला कि सबसे बड़ी पार्टी को पहले बुलाएंगे, उनको मौका देंगे कि भाई इस देश को तुम बहुमत सिद्ध कर दो, अगर तुम सिद्ध नहीं कर पाते हो तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएंगे। तो वाजपेयी जी को 3 दिन का मौका मिला और 3 दिन बाद वाजपेयी जी बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए, 272 सीट नहीं जिता पाए तो वाजपेयी जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो सीताराम केसरी के पास लेटर राष्ट्रपति ने भेजा कि भाई ठीक है, अब तुम आ जाओ। सीताराम केसरी ने कहा सरकार नहीं बनाएंगे, ठीक है, बड़ी अजीब स्थिति है, तो उनको तो बुला लेना, तो उनको बुलाने नहीं दे रहे हो, फिर वो सरकार नहीं बनाएंगे। तो फिर जब फर्स्ट को बुलाया जाता है, नहीं बना पाता, तो सेकंड नहीं बना पाता, तो राष्ट्रपति एक लेटर जारी कर देता है, कहता ऐसा है कोई भी पार्टी चाहे उसकी 2 सीट ही क्यों ना हो, अगर बहुमत बनाने की क्षमता रखता है तो मेरे पास आ सकता है निबंधन लेके। तो समय एक गठबंधन बना जनता पार्टी का, संयुक्त गठबंधन बना, उसके अध्यक्ष बने देवगौड़ा साहब, कर्नाटक मुख्यमंत्री थे उस समय देवगौड़ा साहब। उनके पास मात्र 11 सांसद थे, मात्र 11 सांसद थे। भाजपा के पास 39 सांसद थे, कांग्रेस के पास 10 सांसद थे, 11 सांसद थे। सबने उनको समर्थन दे दिया, वो प्रधानमंत्री बन गए। पर जो 11 सांसद चुनाव जीत रहा है, सिर्फ एक राज्य में चुनाव जीता, वो देश का प्रधानमंत्री बना। और जो सबसे बड़ी पार्टी का बना विपक्ष में बैठा, विपक्ष में बैठा। इसको उस समय के इंडिया के जो उस समय प्रमुख महाजन नेता थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, उस समय 96 की बात है, उन्होंने कहा था कि जब मैं चाइना गया तो चाइना ने पूछा कि आपकी गवर्नमेंट चलती कैसे है। तो उन्होंने कहा देखिए, हम लोग उससे पहले बैठे थे, उन्होंने कहा देखिए सबसे बड़ी पार्टी मैं हूँ देश का, मैं विपक्ष में बैठता हूँ, सेकंड पार्टी कांग्रेस है, ये सत्ता में है कि सत्ता से बाहर है, मतलब समर्थन तो दी है लेकिन शामिल नहीं हुई है। सबसे कम सीट जीतने वाले ये है, सरकार नहीं चला रहे हैं और सरकार नहीं चला रहे हैं। आंकड़ा 272 का चाहिए है, जहाँ पर 12 लोग, हमें केवल 250 जुटाना है, लेकिन सरकार हम चला रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में राष्ट्रपति कहता है ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो, ऐसा व्यक्ति हो जो कोई पार्टी ऐसी हो जो सरकार बनाना चाहता है। फिर देवगौड़ा साहब बोले कि कह रहे मैंने सरकार उनकी चली, देवगौड़ा साहब ने उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भाई खिंचातान शुरू हो गया। फौजवाड़ी पार्टी में लालू मुलायम थे कि मेन पद हमें को चाहिए, कम्युनिस्ट वाले अलग बैठे थे कि मेन पद हमें को चाहिए। तो देवगौड़ा ने कहा प्रधानमंत्री हम बने रहेंगे, कोई पद तो सब लोग भाग जाएंगे, हमको मिलेगा क्या। तो देवगौड़ा ने कहा इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया, अब क्या किया जाए। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आई.टी. गुजराल, कुमार गुजराल केरला के रहने वाले थे सांसद, उनको पीएम बना दिया गया और 9 महीने के लिए बने, 9 महीने के लिए बने, 9 महीने के लिए बने। फिर उनके सामने कोई समस्या आई। जो राहुल आई.टी. गुजराल विदेश मंत्री थे, तो आई.टी. गुजराल इंडिया के अब तक के सबसे युवा विदेश मंत्री रहे, इंडिया के अब तक के सबसे युवा विदेश मंत्री रहे हैं। जो उन्होंने एशियाई पॉलिसी लेके चली थी, आज भी वो लागू है। एक उनकी पॉलिसी थी बिग ब्रदर की पॉलिसी, बिग ब्रदर पॉलिसी, बिग ब्रदर पॉलिसी। बिग ब्रदर पॉलिसी क्या थी आई.टी. गुजराल की? उन्होंने कहा अगर हम भारत बड़े देश हैं तो अपने छोटे देशों को हमें हस्त से मदद करनी चाहिए। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, आपके म्यांमार, जो छोटे देश हैं, हमारे अगल बगल जो देश हैं, नहीं बिग ब्रदर, मैं बड़ा भाई, मैं बड़ा भाई। अगर हमसे कोई रियायत चाहते हैं, हमें आंख बंद करके रियायत देनी चाहिए। अगर हमारा कोई काम प्रतिबंध लगाते हो तो लगा सकते हैं, हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। एक बहुत बड़ी थ्योरी उन्होंने जारी की थी वर्ल्ड लेवल पे। अब विश्व के कई देशों को लागू किया, विश्व के कई देशों ने अमेरिका ने लागू किया अपने छोटे छोटे देशों के लिए। अगर म्यांमार कुछ हमसे मांग रहा है कि पानी हमको दे दो, हम रोकेंगे नहीं, ले जाओ, क्योंकि हम बड़े भाई, तुम छोटे भाई हो, हमसे पानी ले जाओ। नेपाल ने कहा कि पेट्रोल हमारे पास रिफाइनरी नहीं है, पेट्रोल कहाँ से मिलेगा, तुम चिंता मत करो, रिफाइनरी देते हम देंगे तुमको। भाई नेपाल को देते हैं, भूटान को देते हैं, बांग्लादेश को देते हैं, रिफाइनरी उनके पास है नहीं, श्रीलंका को देते हैं। हम रिफाइनरी करते
हमारे बड़े बड़े पोर्ट हैं, नेपाल के, कोलकाता के हैं, हल्दिया के हैं, विशाखापट्टनम के पोर्ट है, सामान विदेशों से वो मंगा रहे हैं, हमारे पोर्ट उतार के ले जा रहे हैं और ट्रेन भी हमारा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई टैक्स नहीं लगाते। ये थ्योरी आगे गुजराल ने दिया था कि अगर बड़े भाई आप हैं तो आंख बंद करके छोटे भाइयों को पूरी मदद करिए आप, तभी कोई आपके साथ खड़ा रहेगा। ये 9 महीने के कार्यकाल का उनका सिद्धांत था आगे गुजराल का, जो पूरे विश्व ने लागू किया, पूरे विश्व ने लागू किया। तो इस समय उस समय बना तो उन्होंने कहा ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुमत में सरकार नहीं है, सरकार बहुमत में नहीं है और सरकार सदन नहीं बुला रही है, तो विपक्ष के राष्ट्रपति के पास सरकार बहुमत में है नहीं, कि बुला नहीं रहे हैं सर, तो राष्ट्रपति कहेगा सदन सरकार बुलाओ पहले और बहुमत सिद्ध करो, बहुमत सिद्ध करो। और सरकार जान ले कि बहुमत नहीं है, सरकार बुलाए, तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति क्या करता है, सरकार को ही बर्खास्त कर देता है। तो सरकार राष्ट्रपति कहता है स्टेट को आइए सब लोग बैठक करिए, बहुमत सिद्ध करके दीजिए, क्योंकि विपक्ष बार बार आरोप लगा कि बहुमत में आता ही है, नहीं करेंगे तो सरकार बर्खास्त कर देंगे। उस अवस्था में सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कही जा सकती, इसको विवेक के अधिकार होता है। और कभी कभी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पास कर देता है, पास हो जाता है, लेकिन तब भी सरकार इस्तीफा नहीं देती है, सरकार इस्तीफा नहीं देती है, तो क्या करते हैं वो सब, ऐसे अवस्था में राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, सरकार को बर्खास्त कर देता है। जब ऐसी अवस्था देश में आ जाती है, पाकिस्तान में आया था इमरान खान के समय में, कि मान लीजिए हमारी सरकार गिर गई, हमारी सरकार गिर गई, हमें राष्ट्रपति को लिख के दे दिए सर लोकसभा बंद कर दीजिए, सर क्या करिए आप अपना लोकसभा बंद कर दीजिए, राष्ट्रपति क्या कहते हैं लोकसभा बंद कर देता है। तो राष्ट्रपति ऐसी अवस्था में लोकसभा नहीं भंग कर सकता, क्योंकि अगर सरकार अगर आपकी गिरी है तो राष्ट्रपति उसके बाद विपक्ष को बुलाएगा कि ये सरकार नहीं बना पा रहे हैं, अब आप सरकार बनाइए। जब विपक्ष बोलेगा कि सरकार नहीं बनाएंगे तो राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि लोकसभा भंग कर दिया जाए। आप कैबिनेट के सलाह पर राष्ट्रपति कैबिनेट सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है, लेकिन सेकंड बड़े पोजीशन पे विपक्ष को मौका देगा। अगर विपक्ष को मौका नहीं देता है, ये संविधान में नहीं है, ये चीजें हमारे परंपरा में बनाई गई। इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में गिर गई, इमरान खान ने राष्ट्रपति से कहा लोकसभा भंग कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकसभा कैसे भंग कर दिए राष्ट्रपति से, आप विपक्ष को बुलाइए, अगर विपक्ष सरकार नहीं बनाएगा तो लोकसभा भंग कर देंगे। जब आईटी गुजराल की सरकार गिर गई तो फिर क्या हुआ, संगत शर्मा ने कहा वाजपेयी जी से आप सरकार बनाएंगे, वाजपेयी जी ने कहा सरकार हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुमत हमारे पास नहीं है, कहता लोकसभा भंग कर दे, कहा सर आप बंद कर दीजिए। संगत शर्मा कहने का बनाएंगे कि नहीं, हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि आगे गुजराल सरकार गिर चुकी थी, सबसे बड़ी पार्टी वाजपेयी जी थे, कि एक बार और आप मौका दे रहे हैं आपको, तो कह रहे हैं कि सर ठीक है लेकिन हम बना नहीं पाएंगे, आप बुलाएंगे फिर वही विजय वाला कहानी शुरू होगा, फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, इससे लोकसभा भंग कर दीजिए। तो वाजपेयी जी ने लोकसभा राष्ट्रपति ने कहा कि लोकसभा भंग कर दिया। कैबिनेट के सलाह पर लोकसभा भंग करने का पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन एक मौका उसको विपक्ष को देना पड़ेगा। अगर बड़ी पार्टी सरकार नहीं बना पाती तो सेकंड पार्टी बुलाया जाएगा, सेकंड पार्टी नहीं बना पाती तो थर्ड पार्टी नहीं, किसी से कहा जाएगा कि सर ऐसा है आप कोई भी आए सरकार बना दें, तब किसी को बोल देते हैं। ये उसका उसमें सुप्रीम कोर्ट में कुछ लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, वो अपने निर्णय कर देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि अगर आप कहीं भी पक्षपात वाला काम करते हैं, पक्षपात होता क्या, हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं लोकसभा भंग कर दीजिए, ये पक्षपात हो गया, आपने विपक्ष को मौका नहीं दिया तो हम इंटरफेयर करेंगे, आपकी व्यक्ति समीक्षा करेंगे, कहीं भी तो ये चीजें विवेक सचिव को होना है। इंडिया में 89 से लेके 2009 तक ऐसा हुआ है, 9 के बाद 14 में चुनाव हुआ, वाजपेयी जी बहुमत में आ गए। अच्छा 4 में 2004 से लेकर के 5 तक, 4 के बाद 5 से 9 वाजपेयी जी 4.5 साल तक रहे, मोहम्मद सरकार रहे, बस जोड़ तोड़ किस तरह व्यवस्था किए रहे, मनमोहन सिंह आए किस तरह व्यवस्था किए, जोड़ तोड़ के फिर 2 कार्यकाल व्यवस्था करके चला रहे। तीसरे कार्यकाल में इंडिया में मोहम्मद मोदी जी आ गए, फिर उसके बाद दूसरे कार्यकाल दूसरे बार मोहम्मद आ गया, 313 पार गए, 352 सीट हो गया, 272 पार कर गए, इस बार भी कितना पहुंच गए 294। तो ऐसी कोई स्थिति राष्ट्रपति के पास कोई प्रस्ताव आया नहीं, सिर्फ 96 में आया था, 96 में आया था और 89 में आया था। हाँ एक चीज और था, कार्यकाल में राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है,
कार्यकाल में किसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति जाती है। जैसे नेहरू जी मर गए, शास्त्री जी मर गए, इंदिरा जी इमरजेंसी में मर गई, मार दिया गया। तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति पार्टी प्रमुख, उसमें जो पार्टी प्रमुख होता है, पार्टी में 2 लोग होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। उस समय इंदिरा जी खुद अध्यक्ष थी, नेहरू जी खुद अध्यक्ष थे। तो उपाध्यक्ष को लेटर लिखता है कि किसी को आप प्रधानमंत्री पद लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, किसी को कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनेट नहीं करते हैं तो कुछ समय के लिए हम किसी व्यक्ति को बैठा देते हैं। अगर पार्टी किसी को नॉमिनेट नहीं करती है तो पार्टी बोलेगी अभी झगड़ा चल रहा है चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री पद को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं, हमें समय लगेगा भाई बैठक करने में, ये तो है नहीं तो तुम ही बैठ जाओ। तो ठीक है, हम तो किसी को नॉमिनेट कर देते हैं। तो गुलजारीलाल नंदा को 2 बार राष्ट्रपति ने कहा कि नॉमिनेट कर दिया कि ठीक है, जब तक नया प्रधानमंत्री का चयन नहीं हो जाता है, जब तक शास्त्री जी का चयन नहीं हुआ तो नंदा साहब प्रधानमंत्री बने रहे। जिससे पार्टी ने कहा उनका चयन हो गया तो नंदा साहब का पढ़ा दिया गया। फिर शास्त्री जी मर गए, फिर नंदा साहब को बैठा दिए, फिर इंदिरा जी आई। लेकिन पार्टी से कहा जाता है कि आप किसी को भेजिए, तो पार्टी कहता है कि पार्टी कहती है सर अभी समय लगेगा, क्योंकि वो मर गए हैं, अध्यक्ष वही थे, पार्टी अध्यक्ष हम चुनेंगे, पार्टी में बिखराव न हो जाए, किसी व्यक्ति के नाम पर सहमत बनेगी, 1-2 महीने का समय चाहिए, 3 महीने का समय चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को, उसमें फ्री होता है, किसी भी व्यक्ति को बैठा देता है। गुलजारीलाल नंदा 2 बार बैठे थे इस तरह से। अच्छा, इंदिरा जी समय क्या हुआ कि विवाद इसलिए नहीं हुआ कि तत्काल राजीव गांधी का नाम सामने आ गया। राजीव गांधी का नाम, उस समय एक घटना उसको बताते हैं कि उस समय राजीव गांधी, बूटा सिंह, प्रणब मुखर्जी और 1 लोग और थे, 4 लोग जहाज में ही थे। और जहाज में सूचना मिली कि इंदिरा जी को मार दिया गया। उसमें राजीव गांधी जहाज में थे और 1 लोग नाम नहीं याद आता उनका, नरसिंहा राव नहीं थे। 4 लोग थे, वो राजीव गांधी को मार दिया गया। जहाज में सूचना पहुंची उनको, तुरंत काल से पहुंचा सूचना। राजीव गांधी कम उम्र के थे, हतोत्साहित हो गए, मामला दे हतोत्साहित हो जाएंगे। तो राजीव गांधी ने कहा, हम राजीव ने वही बोले कि राजीव हमारा परिवार रहकर नहीं करेगा। तो उसमें प्रणब मुखर्जी योजना के उपाध्यक्ष थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। तो राजीव गांधी ने कहा प्रणब मुखर्जी से पीएम पद तुम संभाल लो, पीएम पद तुम संभाल लो। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा ऐसा है, पीएम पद मैंने संभालूंगा, सर आप ही संभालिए, पार्टी बिखरा हो जाएगा, क्योंकि गांधी पद अगर नहीं रहेगा तो कांग्रेस चल नहीं पाएगी। आज इंडिया में अगर गांधी पद को निकाल दिए तो कांग्रेस में है कौन? राहुल गांधी नहीं रहे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा सर माने मैं पीएम बन जाता हूँ तो फिर पार्टी खत्म हो जाएगी, आपका होना बहुत जरूरी है, क्या हम चला नहीं पाएंगे, क्या सर आप बैठिए, हम तो हैं। तो प्रणब मुखर्जी को इंडिया का संविधान इसीलिए कहा जाता है कि बेचारे गद्दी कभी नहीं बैठे, पीएम बनने के माहौल उनके पास। फिर जब राजीव गांधी खत्म हुए फिर उनके पास ऑफर आया, जब राजीव गांधी खत्म हुए तो फिर उनके पास ऑफर आया और नरसिंहा राव ने कहा कि पीएम आप फिर प्रणब मुखर्जी से आप बन जाइए। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा नहीं मैं पीएम नहीं बनूंगा। ये पता नहीं क्यों पीएम पसंद करते थे। दोबारा फिर यहाँ से मौका निकल गया। और जब सोनिया गांधी के खिलाफ मामला चला कि सोनिया गांधी पीएम नहीं बनेंगे, विदेशी मूल की महिला है, तो हल्ला हुआ कि प्रणब मुखर्जी ही पीएम बनेंगे, हल्ला हुआ कि प्रणब मुखर्जी ही पीएम बनेंगे। कि सोनिया जी ने गोपनीय तरीके से रात में मनमोहन सिंह का नाम डाल दिया, मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया। जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, सबको मालूम था कि प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी ही बनने वाले हैं, लेकिन जब सोनिया गांधी अनाउंस करने के लिए खड़ा हुई तो उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम ले लिया, जहाँ का सब चुप हो गए। फिर प्रणब मुखर्जी शांत हो गए बेचारे, बाद में उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। प्रणब मुखर्जी इंडिया के 3 बार पीएम होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी बेचारे पीएम पद के लिए लोग कह रहे थे तुम चलो, और जब खुद तैयार हो गए तो दूसरे का नाम आ गया, जब खुद तक हम पीएम बनेंगे तो मनमोहन सिंह का नाम आ गया। पूरी लाइफ बेचारे पीएम नहीं बन पाए। राजीव गांधी के मरने पर नाम डाला गया, इंदिरा जी के मरने पर राजीव गांधी ने खुद कहा तुम ही संभालो, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं संभालूंगा। अंत में राष्ट्रपति बना के उनको सांत्वना पुरस्कार देकर किनारे कर दिए बेचारे को। इसे इंडिया के विश्व पितामह बोले जाते हैं, विश्व पितामह बोले जाते थे कि विश्व पितामह मतलब क्या है, गद्दी पे कोई और बैठेगा सिर्फ मैं देखूंगा, भाई विश्व पितामह गद्दी कोई बैठे नहीं, एक शपथ खाया था कि गद्दी में जो भी रहेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो प्रणब मुखर्जी ऐसे बैठे कि पीएम की पदवी पे कोई बैठेगा मैं संभालूंगा, लेकिन मैं नहीं बैठ पाऊंगा। तो ये विवेकी शक्ति राष्ट्रपति की होती है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा उस नहीं जा पाया, क्योंकि 98 में समस्या हुई थी, वो गलत हो गया उनके समय में। और इंडिया में ऐसा कोई कभी नहीं हुआ कि किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आ जाए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे। अब विश्वास प्रस्ताव इंडिया में कई बार
छोड़ दिया जाए। चौधरी चरण सिंह अविश्वास प्रस्ताव के पहले इस्तीफा दे दिए थे, अविश्वास प्रस्ताव के पहले इस्तीफा दे दिए थे, और कई बार विश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, सत्ता पक्ष कभी मतलब गिरा नहीं, अब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं इंडिया में दिया। अब तक 24 बार इंडिया में विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, नो कॉन्फिडेंस मोशन 24 बार लाया जा चुका है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं दिया है। सब बहुमत में आ गए, सब बहुमत में आ गए। चौधरी चरण सिंह के समय क्या हुआ था, उनको लगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, उसके पहले इस्तीफा नहीं चले गए। तो विपक्षी शक्तियों में यही है कि जब कंडीशन फंसते हैं तो उस अवस्था में राष्ट्रपति यूज करता है, लेकिन राष्ट्रपति को उन चीज़ों को समीक्षा की जाती है। समीक्षा एक चीज़ और उसमें है कि एक बार कर्नाटक में क्या हुआ था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कर्नाटक बन के आई, सेकंड पोजीशन कांग्रेस की। तो राज्यपाल ने क्या किया, राज्यपाल ने क्या किया, नहीं राज्यपाल ने क्या किया, बड़ी पार्टी को बुला लिया कि ठीक है उस समय अपना मुख्यमंत्री पद के लिए बैठाइए। तो उस समय टाइम जो समय प्रधानमंत्री पद के बहुमत से निकलने की जो टाइमिंग होती है वो भी विपक्षी शक्तियों में आता है, उसको 2 महीने की समय तक क्यों लेकर 65 दिन का समय दे दिया। राज्यपाल ने भाजपा के मुख्यमंत्री को 65 दिन का समय दे दिया कि बहुमत सिद्ध करिए। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया, विपक्ष ने कहा इतना लंबा समय अगर आप देंगे तो विधायकों को खरीद लेंगे, विधायकों को खरीद लेंगे, इसमें बड़े माहिर रहिए, विधायक खरीद लेंगे और हमारे पार्टी में टूट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो विवेकी शक्तियाँ हैं और जो मौका प्रधानमंत्री बनने के किसी को दे रहे हैं और जो बहुमत सिद्ध करने के लिए टाइम दे रहे हैं, उसकी टाइम टेबल सीमित होनी चाहिए। अधिकतर आप 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, किसी को बुला दे बहुमत सिद्ध करके 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। आपने 65 दिन कैसे दे दिया, आपने 65 दिन कैसे दे दिया। किसी को कहना प्रधानमंत्री बनिए, अपना बहुमत सिद्ध करिए, तो न्यूनतम 15 दिन, 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते से 2.5 हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट का 2.5 हफ्ते ज़्यादा समय नहीं दे सकते आप। ये कर्नाटक में बात हुआ था, कितना लंबा समय दे दिया गया था, तो उसमें राष्ट्रपति को भी बोल दिया था कि राष्ट्रपति सामने किसी समस्या अगर आएंगी तो राष्ट्रपति किसी को 15 दिन से ज़्यादा समय नहीं देगा, क्योंकि 15 दिन के अंदर ही आप बहुमत सिद्ध कर दीजिए। वाजपेयी जी 13वें दिन इस्तीफा दे दिए, 13वें दिन इस्तीफा दे दिए वाजपेयी, क्या नहीं सिद्ध कर पाएंगे। तो ये उसमें एक रूल था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। तो ये पुलिस की शक्तियाँ हो गई, सब चीज़ें। अच्छा, डिप्लोमेटिक पावर मैंने बताया था, डिप्लोमेटिक में वही होता है कि प्रोटोकॉल में सब कुछ राष्ट्रपति होता है। डिप्लोमेटिक में ये होता है कि कोई मुख्य अतिथि विदेशी आता है तो बिना राष्ट्रपति भवन गए, बिना राष्ट्रपति के यहाँ भोज किए, वो वापस नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री से मिलेगा, सबसे मिलेगा, अंतिम में राष्ट्रपति के यहाँ भोज लगेगी, राष्ट्रपति उनको भोज पे बुलाएंगे, उनके यहाँ भोजन होगा, राष्ट्रपति भवन में बैठेंगे, बातचीत होगा, सब कुछ होगा, फिर वो विदा होंगे। डिप्लोमेटिक रूल है ये, डिप्लोमेटिक रूल है। अगर और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई विदेश से आ रहा है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खड़े हैं तो उसका अभिवादन राष्ट्रपति ही करेगा, उसका अपना राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं करेगा, ऐसे खड़े रहेंगे। राष्ट्रपति रहेंगे तो राष्ट्रपति रहेंगे, फिर प्रधानमंत्री रहेंगे। जैसे जहाँ से उतर राष्ट्रपति आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, फिर प्रधानमंत्री से मिलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री सब कुछ है, लेकिन मिलेंगे राष्ट्रपति से। मीडिया सामने वही मिलना है, मीडिया सामने इतना तक है कि आप जब मिल रहे हैं ऐसा लोग राष्ट्रपति से हाथ मिला लिए, फिर प्रधानमंत्री से गले मिल रहे हैं। अगर राष्ट्रपति के ऐसा नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति से हाथ ठीक है, फिर प्रधानमंत्री को गले मिल रहे हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री ज़्यादा दे रहे हैं। तो प्रोटोकॉल आप प्रधानमंत्री को तोड़ रहे हैं। आप राष्ट्रपति से मिलिए, उन्हीं से बातचीत करिए, उन्हीं से करिए, और राष्ट्रपति बोलेंगे कि ये मेरे राष्ट्रपति, ये मेरे पीएम। वो जान रहे हैं कि पीएम यही है, लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं ये मेरे पीएम है, इनसे मिल लीजिए। आप देखेंगे क्रिकेट में जब खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी जाते हैं तो कैप्टन क्या करता है, परिचय कराता है, ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी, ये खिलाड़ी। जब पीएम और किसी देश में मतलब विश्व कप होता है, जब फाइनल विश्व कप होता है तो सब खिलाड़ी खड़े रहते हैं। आप देखोगे विश्व कप में जब खिलाड़ी खड़े थे तो पीएम जब वो देने गए थे, वो मतलब पुरस्कार देने गए थे, सारे खिलाड़ी खड़े थे, तो कप्तान क्या करता है, परिचय कराता है खिलाड़ियों का, क्योंकि पीएम जान रहे हैं कि ये सचिन है, ये धोनी है, ये है। लेकिन प्रोटोकॉल आपको परिचय कराना है, परिचय कराना है, तो प्रोटोकॉल। तो ये डिप्लोमेटिक पावर होता है। कितने IAS IPS होते हैं विदेशों से, IAS होते विदेशों में जाते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि बन के जाते हैं। जो विदेशों से राजदूत इंडिया में आते हैं वो भी राष्ट्रपति के पहले राष्ट्रपति के थ्रू आते हैं, राष्ट्रपति के से मिलेंगे कि सर उस देश के राष्ट्रपति ने ये निमंत्रण पत्र भेजा है आपको हमें नियुक्त करने के लिए, और हमें अनुमति दी है। जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तब तक आप यहाँ पर राजदूत नियुक्त नहीं हो सकते। उस देश के जो भी शासनाध्यक्ष रहे हैं, जो चीफ रहते हैं, एक लेटर जारी करते हैं इनके नाम से
कि ये मेरा प्रतिनिधि है, आप इनको यहाँ पर व्यवस्था दीजिए। और जब वो राष्ट्रपति को व्यवस्था पा जाता है तो पूरी सुरक्षा की गारंटी गवर्नमेंट की हो जाती है, सरकार की हो जाती है। किसी भी डिप्लोमेटिक जो लोग विदेशी इंडिया में रह रहे हैं, वो अगर आप घूमने भी जाते हैं, पासपोर्ट लेके जाते हैं, तो भारत सरकार की जो पासपोर्ट और राष्ट्रपति का ही मोहर लगा होगा, राष्ट्रपति का ही मोहर लगा होगा। जिसके पास पासपोर्ट होगा घर पर देखिएगा, जिसके पास पासपोर्ट होगा वो मोहर लगा, विदेश मंत्रालय का राष्ट्रपति से मोहर लगता है। तो वो भी डिप्लोमेटिक पावर में होता है कि आप राष्ट्रपति के सिटीजन हैं, आप बाहर जा रहे हैं। ये संविधान में नहीं है, ये संविधान में नहीं है, ये रूल में गवर्नमेंट ऑफ भारत में मिल जाएगा। बीच बीच में कुछ चीज़ जुड़ती रहती हैं, थोड़ी बहुत उसकी जो चीज़ें चाहिए होते हैं जुड़ती रहती हैं। ये पूरा राष्ट्रपति का सिस्टम आपका है, राष्ट्रपति इतने तक है। और हाँ, और कुछ नहीं है, वो तो छूटा नहीं राष्ट्रपति में, नहीं कुछ छूटा नहीं, सब पॉइंट हमसे सरकार ने जुडिशरी पढ़ाने के लिए न्याय प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था, अरे हाँ वीडियो पावर सही है। हम सोच रहे थे क्या छूटा, अभी ये खत्म हो जाएगा। इसमें 3 वीडियो पावर है ना, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूटली है, हिंदी क्या है, एक एब्सोल्यूट पावर है, दूसरा है सस्पेंशन, और तीसरा पॉकेट है। इसको बोलते हैं निलंबनकारी, शक्तियां, इसको पॉकेट ही बोलते हैं। शक्तियां, इसको क्या बोलते हैं, अत्यांतिक, शक्तियां। इसमें इसको छोड़ दिया जाए, इसके सिवा ये जो दोनों है, ये परंपरा में है, ये सिविल क्षेत्र में, ये परंपरा में है, मतलब विधिक है। इसके सिवा ये मतलब क्या नाम है, संविधान में नहीं है। इसके तहत ये जो पावर है वो खत्म हो गया है, अत्यंतिक खत्म हो गया है। बहुत ज़्यादा एक बार यूज हुआ था, हमें लगता है राजेंद्र प्रसाद के समय में यूज हुआ था। जैसे अत्यंतिक पावर जो है, इसमें क्या था, राष्ट्रपति इसमें क्या करता है, अनुमति देता ही नहीं है। किसी भी प्रस्ताव राष्ट्रपति को जब भेजा जाता है तो अनुमति देता ही नहीं है। तो अमूमन इसलिए यूज किया जाता है, फिर इंडिया में कभी यूज नहीं किया गया है। लेकिन इससे होता क्या है, कभी कभी कुछ ऐसा प्रस्ताव होता है, विपक्ष मान लीजिए प्रस्ताव ला के आया, पास हो गया, कोई बेहतर रूप से कोई व्यवस्था मुद्दा उठा लिया कि प्रस्ताव पास हो गया, पर्सनली गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो प्रस्ताव पास हो गया। अब वो प्रस्ताव पास हो गया, सरकार नहीं चाहती प्रस्ताव पास होना, तो सरकार क्या करती है, राष्ट्रपति से बोल देगी कि अनुमति मत दीजिए, अनुमति मत दीजिए, मतलब राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा, फिर इंडिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन एक प्रोसेस में है कि कभी मान लो कोई इंडिविजुअल सांसद जो निर्दलीय सांसद होता है, कभी कोई प्रस्ताव लेके आए और सब सहमति से पास कर दे प्रस्ताव को, सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। और सरकार ऐसे बोलती है कि सरकार को मैं बोल दूंगा तो मैं विरोध में आ जाऊंगा, तो सरकार क्या करती है, ऐसे मुद्दे पर चुप हो जाती है। तो राष्ट्रपति थ्रू बोल देती है कि सर ऐसा है, इसको अनुमति मत दीजिए, अपने पास मतलब अनुमति मत
देगा, ऑलरेडी वो निलंबित हो जाएगा। इसको अत्यंतिक शक्तियाँ बोलते हैं। निलंबनकारी शक्तियाँ क्या होती है? सस्पेंशन पावर, निलंबित कर देना। किसी को निलंबित किया जाए तो मतलब क्या है? जैसे किसी को निलंबित कर दिया गया, मतलब उनकी बहाली हो सकती है, उस समय लिए हटाया गया, तो डिसमिस नहीं किए गए, सस्पेंड किए गए। सस्पेंड का मतलब आपको उस पद से कुछ समय हटा दिया गया, एक चेतावनी आपको जारी की। जॉर्ज वाशिंगटन उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ये वहीं से ये सस्पेंशन वहीं से आया। उस समय के उपराष्ट्रपति थे, शायद याद नहीं, अल गोर थे, शायद मुझे याद नहीं, अल गोर हो गए, जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो उन्होंने कहा ये जो पावर यूज कर, सस्पेंशन आप पावर यूज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति सूचना कर देना चाहिए, जब कोई प्रस्ताव आ राष्ट्रपति सूचना कर देना चाहिए। राष्ट्रपति पुनर्विचार लेके वापस कर रहा है, पुनर्विचार लेके वापस कर रहा है, इसको राष्ट्रपति तो बना रहा है, इसको वापस कर दीजिए, क्यों वापस कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। वेल्सवालिया ने इसको लिखा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने एक बार व्हाइट हाउस के लॉन में घूम रहे थे तो चाय मंगाया, तो अमेरिका में लोग चाय कप प्लेट में पीते हैं भाई, जो किसी कल्चर आप हाई टेक स्कूलों में जाए, करने में हाई टेक होटलों में जाए तो चाय कप प्लेट में चाय मिलेगा आपको, तो क्या जल्दी से पिए, वो निकलो गर्म चाय था। तो वो क्या किए, क्या किए, उसको कप प्लेट में उठाएंगे, फूक के पीने लगे। तो क्या उसमें क्या फूक रहे, पी लो ना। तो क्या अरे जल जाएगा, कैसे आप मजाक कर रहे हैं, आप कैसे पिए इसको? तो क्या मैं ये समझा रहा हूँ कि पुनर्विचार इसीलिए दिया गया है पावर राष्ट्रपति को कि गलती से कोई प्रस्ताव ऐसा पास हो जाए जो कानून है गलत है, तो कम से कम राष्ट्रपति जब तक जाएगा फिर वापस करेगा, उसका बात नहीं कि हमने गलती कर दिया, हमने गलती कर दिया, फिर उस कानून को वापस कर सकते हैं, दोबारा हम नहीं भेजेंगे। जल्दबाजी में कभी भी प्रस्ताव हो सकता है कि हम भेज दें, तो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति क्या करेगा, एक बार पुनर्विचार से वापस कर देगा। अगर राष्ट्रपति के पास ये पावर न हो पुनर्विचार को वापस करने का, तो कानून बन जाएगा। जब कानून बन जाएगा तो समस्या हो जाएगी। अब कानून बन गया, फिर बैठक बुलाइए, फिर से प्रस्ताव बनाइए, फिर उसको रद्द कराइए। तो राष्ट्रपति से कहा गया ऐसा है, एक बार उसको वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। राष्ट्रपति क्या करता है, उसको वापस कर देता है। जब वापस कर देता है तो मीडिया समूह में या उसके जो एडवाइजर होते हैं या पब्लिक होती है, अपने डोमेन में चर्चा करती है, जो कानून आए हैं गलत है, जो सही है ये है, तो फिर सरकार को लगता है कि नहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसको वापस ले लेना चाहिए। तो सरकार क्या कहती है, प्रस्ताव को वापस ले लेती है। ये होगा सांसदों का एक कानून का उसमें आया था, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लेके आई थी 2013 में, जो राहुल गांधी ने उसको फाड़ा था पर्चे को, सांसद आयोगता अधिनियम 2013। सांसदों को 5 साल की सजा होने पर सदस्यता नहीं जाएगी, जो 2 साल की सजा थी, 2 साल सजा हो जाने पर सदस्यता चली जाएगी, उसको मनमोहन सिंह सरकार 5 साल कर रही थी। ये प्रस्ताव बना के राष्ट्रपति के पास भेजे, राष्ट्रपति ने क्या किया, उसको वापस कर दिया, इसको सिग्नेचर नहीं करेंगे, हम इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। और फिर बाद में मीडिया ने उठा कि आप लालू प्रसाद यादव को और शिवभूषण को बचाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव शिवभूषण ऑलरेडी 5 साल की सजा पा चुके हैं, तो उनको 2 साल सजा ज़्यादा पा चुके हैं, उनको बचाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वे मंत्री बने रहे। अब वो विरोध इसको लेकर के होगा, उसमें कई मंत्री साउथ के भी थे, महाराष्ट्र से कोई माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन जीता था, वो भी जीत के आ गया था, वो भी उसमें शामिल था, वो सब बच जाते, उनसे सदस्यता नहीं जाती, तो बड़ा विरोध हो गया, सब माफिया के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो राष्ट्रपति ने जैसे वापस किया, फिर मनमोहन सिंह ने कहा किया कि उसको दोबारा रिन्यूअल के लिए भेजा ही नहीं, उसको रद्द कर दिया, ठीक है नहीं ठीक है दोबारा नहीं भेजेंगे, तो दोबारा फिर वही कानून मान हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ऐसा रास्ता होना चाहिए कि गलती सुधारने का रास्ता मिलना चाहिए। हर कोई दैवी शक्ति नहीं है, हर कोई इंसान है, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन आपको रास्ता मिलना चाहिए। तो उसके लिए ये पुनर्विचार 11 में कहा गया, 111 में कहा गया कि ऐसा सस्पेंशन ऑर्डर कर दीजिए, जैसे आपने कोई गलती किया तो सस्पेंड कर दिया गया, समय के सस्पेंड कर दिया गया, दोबारा गलती करोगे तो बर्दाश्त कर देंगे, एक बार सस्पेंड कर दें तो मजो पड़ते फर्स्ट हट गया, फिर आपको डर हो गया कि आप फिर कोई गलती करेंगे, रूल तोड़ेंगे, फिर तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो फिर आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा, इसलिए लागू किया गया। पॉकेट वीटो इंडिया में नहीं था। एक बार ज्ञानी जय सिंह ने डाक अधिनियम को लेकर के राजीव गांधी सरकार में
वो भेजा गया था और कह रहे जेम्स न्यूज पे कोई कमेंट नहीं किया, उसको अपने पास रख लिया, न जवाब दिया और न ही वापस किया। मतलब किसी चीज को अपने पैकेट में रख लिया और ये मत बताइए इस पर क्या हम करेंगे। तो एक बार जेम्स न्यूज का यूज किया था, उस पर किसी राष्ट्रपति ने इसका यूज नहीं किया था, पॉकेट भी कोई यूज नहीं किया था। तो ये तीन शक्तियां उनके पास थी और फिलहाल तीनों हैं इंडिया में, लेकिन अभी 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 30 दिन के अंदर तमिलनाडु के मुद्दे पर अप्रैल के महीने का न्यूज है कि 30 दिन के अंदर जो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है, 30 दिन के अंदर हाँ या ना में उत्तर भेजे, या तो हाँ में उत्तर भेजे या तो ना में उत्तर भेजे, उसको पिछवा भेज दो। तुम अपने पर आरक्षित नहीं कर सकते। इसमें एक टाइम फिक्स लिखा दिया, इसमें लिखा है कि पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन टाइम सेट नहीं किया था। अब क्या है, अप्रैल महीने से उसने क्या 30 दिन अधिकतम, उसमें आपको भेजना है, आपको नहीं पसंद है भेज दीजिए आप। ये नहीं कि रख लीजिए अपने पास, रखेंगे नहीं आप। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 142 कहते हैं आप 30 दिन का मौका है, आप कोई भी विधि का पेपर जाना 30 दिन की समीक्षा के 30 दिन बहुत होता है, या तो अनुमति दे दीजिए या तो वापस कर दीजिए। इसको अपने पास आजीवन रख नहीं सकते, आजीवन रख नहीं सकते। ये अभी अप्रैल के महीने में हुआ है। अब तो नई ट्रेडिशनल किताबें छप के आएंगे तो उसको ऐड करते आएंगे, क्योंकि इसमें टाइम टेबल नहीं था, ये टाइम टेबल लगा दिया गया। अब तो अभी पुरानी किताबों में नहीं, ये नई किताबों में आएगी सबके, उस पर पका जाएगा। तो ये इसके पूरे कवर हो गए और ये राष्ट्रपति आपका खत्म हो गया। कल यूडीसी शुरू करें, यूडीसी न्याय प्रक्रिया शुरू करने वाले आ रहे थे, लेकिन कल न्याय प्रक्रिया शुरू करेंगे। न्याय प्रक्रिया में आप लोग देखिए, उसमें 3 चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ सेट है, सिर्फ 3 चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति, जजों की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति इतनी आसान प्रक्रिया से नहीं होती है। अन्य जजों की नियुक्ति और चीफ जस्टिस की नियुक्ति एक कोलिजियम सिस्टम से होता है, उसमें बड़ा जटिल प्रक्रिया होती है, उसमें कई तरह विवाद भी होते रहते हैं। उसको देख लीजिएगा तो हम बताएंगे, समझ में आएगा कैसे उसकी नियुक्ति होती है। ये नहीं होता कि कैबिनेट निकल दिया चीफ जस्टिस बन जाए, बन जाए। जैसे मान लीजिए विधायक बनाना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने लिख के दे दिया तो पिता को बना दिया गया, लाकर से बना दिया गया। चीफ जस्टिस जब बनाना होता है तो दुनिया हमें उसमें नौटंकी होती है। आपस में कोर्ट में जजेस झगड़ा करने लगते हैं कि हम बनेंगे, हम बने, अपने झगड़ा हो जाता है, आपस में किस्सा बन जाता है। तो उसमें एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें कई चीजें होती हैं, इसको देख लीजिएगा। तो कल उसको शुरू कर देंगे। कोई जाएगा नहीं।